अब हम लोग जाने देखने पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन। ठीक है, तो अब मान लो ये वेक्टर हमारा ए है, एक हमारा वेक्टर ये बी है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। अब इसको प्रूव करो। तो अब पहले हम लोग एक देखो, पहले इसको फिगर को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये पैरेललोग्राम जैसा फॉर्म हो गया। अब जो इसका डायगोनल होता है वही क्या रिजल्टेंट होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसको हम लोग बोल देते हैं ए, इसको हम लोग बोल देते हैं बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। इस लाइन को बस मैं ऐसे एक्सटेंड किया, वेक्टर को एक्सटेंड करोगे तो लेंथ बढ़ेगा, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 90 डिग्री। ठीक है, और इस वेक्टर का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे ई, मतलब इस पॉइंट का ना कि वेक्टर को। अब देखो, अब वेक्टर अगर बी ये है, ये वेक्टर बी है, तो ये भी तो वेक्टर बी ही है, सेम ये लाइन। समझ लो इसको मैंने पैरेलली बी को शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे, ए किया है, बी को मैंने पैरेलली यहाँ पे बी से। अब देखो ये ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहा है ना, ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है। हाँ, देखो मतलब पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, सेम है, जो कि मैंने पहले बता दिया है, वैसे फिर से रिवाइज करा दिया हूँ। अब देखो, ये वेक्टर बी है अगर, और अब अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये भी तो वेक्टर ए ही है ना, मतलब एक एक्सटेंड करके ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब देखो, हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि बी ई अपॉन बी सी। और हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब बी और ई, बी ई अपॉन बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ये, यहाँ पे बी लिख देंगे। मतलब कि बी ई इज इक्वल टू क्या हटा होगा, बी कॉस थीटा। मतलब कि ये जो लेंथ है ये क्या है, बी कॉस थीटा। अब इसी तरीके से अगर हम लोग साइन थीटा, ये तो हम लोग का फर्स्ट था, इसी तरीके से अगर हम लोग साइन थीटा का यूज करें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, हाइपोथेनियस। मतलब कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई सी अपॉन का बी सी, और बी सी का वैल्यू तो मैं वही मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और ई सी से तो फाइंड करना है हमें। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ई सी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये हमारा एक वैल्यू आ गया इधर, ये हमारा दूसरा वैल्यू, ये ई सी क्या होगा, बी साइन थीटा। अब देखो, इन ट्राइंगल ए ई सी, अब ए ई सी एक राइट ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए ई सी एक राइट ट्राइंगल दिख रहा है इस तरीके का। तो यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो लिख सकते हैं ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर प्लस का ई सी का होल स्क्वायर। और अब सबका वैल्यू पुट करो, ए से ई मतलब कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस का ई सी मतलब कि बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर। और ए सी ही क्या है, ए सी क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना, इसको मैं साइड में सॉल्व करता हूँ। देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मैंने तोड़ा और कुछ नहीं किया है। और बी साइन थीटा का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दोनों में बी स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो मतलब यहाँ पे दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन
स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे कोई दिक्कत? बी कॉमन ले लिए इन दोनों में, यहाँ बीच में प्लस है, बी कॉमन ले लिए तो यहाँ दोनों, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू का बी इंटू का कॉस थीटा। और यही रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। प्रूव हो गया? मैंने यहाँ पे कुछ किया हम लोग नहीं, हम लोग क्या किए हैं, बस एक लाइन एक्सटेंड किए हैं, पहले बी को इधर शिफ्ट किए हैं, बी को पहले इधर शिफ्ट किए हैं, और बी का हम लोग यहाँ पे क्या लिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस लाइन का लेंथ निकाला जो कि बी साइन थीटा होता है, और इस लाइन का जो कि बी कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे सिंपली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके रिजल्टेंट का फॉर्मूला प्रूव कर दिए। ठीक है, अब देखो ये तो ठीक था, ठीक है, मतलब कि अभी तक हम लोग ने जो मतलब कि ये कर दिया था। ठीक है, अब इसमें अगर हमको ये एंगल फाइंड करना हो अल्फा, अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अब मान लो ये देखो, ये जैसे कि ये वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है, मान लो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ज्वाइन किया है, ये थीटा इस तरीके से एक्सटेंड किए थे, ये ई था, ये ए था, ये बी था, ये सी, तो ये डी। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें देखो ये तुमको राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसा है, एक सेकंड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला प्रूव कर दिया, अब प्रूव करना है एंगल का, ये अल्फा एंगल का। तो देखो अब ए ई सी जो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ए ई सी, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन अल्फा की वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर हमारा ई सी है, और बेस, देखो परपेंडिकुलर हमारा ई सी है और बेस ए ई, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे ए ई, और ई सी का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, और ए ई का वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारा आ गया टेन अल्फा। नहीं तो देख लो यहाँ पर टेन अल्फा इज इक्वल टू ए ई, परपेंडिकुलर जो कि ई सी है अपॉन का ई सी का वैल्यू बी कॉस थीटा, और ए का वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, टेन अल्फा। इस तरीके से टेन बीटा भी निकाल सकते हो। अच्छा, टेन बीटा निकालना है तो मतलब बीटा एंगल निकालना है तो बीटा जो होगा वो क्या होगा, थीटा में से अल्फा को माइनस कर दो, थीटा में से अल्फा को माइनस कर दो, ये पूरा थीटा है, तो इसमें से अल्फा माइनस कर दोगे तो बचेगा वो बीटा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ, डेरिवेशन। अब आते हैं हम लोग एक स्पेशल केस पे, कि जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, जब 180 डिग्री, और एक मतलब एक ट्रेंड देखेंगे हम लोग। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब देखो स्पेशल केस पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल केस, जैसे कि जब मान लो दोनों दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो, तब रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालना है, जैसे कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और निकालना है, इसका मान लो ए स्क्वायर है समथिंग मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर का बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू का बी इंटू का कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अंडर रूट मतलब कि ए प्लस बी,
ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। हाँ, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, दोनों वेक्टर का एडिशन। और ये जो कंडीशन होता है ना, ये मैक्सिमम होता है। मतलब अगर दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं, वेक्टर ए को और वेक्टर बी को, तो उनका जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, एट एनी कॉस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का ऐड करिए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का डायरेक्ट ऐड कर दोगे, तो जो वैल्यू आ रहा है वही मैक्सिमम वैल्यू होता है। और वही केस होता है, मतलब और जब ऐसा कोई वैल्यू हो रहा है, मतलब कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है। या फिर सिंपल से अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों वेक्टर का आपको वैल्यू दिया गया है मैग्नीट्यूड, और बोले कि फाइंड द मैक्सिमम रेंज, या फिर कहूँ मैक्सिमम रिजल्टेंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो दोनों को आप ऐड कर देंगे सिंपल। या फिर कहो या फिर मैं कहूँ कि कंडीशन, कौन सी कंडीशन पे वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू आती है रिजल्टेंट वेक्टर की, तो वो है 0 डिग्री पे। ठीक है। अब 180 डिग्री की पे क्या होता है, अब मान लो कोई वेक्टर ए है, तो 180 डिग्री पे वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि कोई वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, कोई वेक्टर बी है जो कि अब अपोजिट डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड बी है। अब अगर हम लोग फॉर्म करेंगे, और अब हम लोग फॉर्म करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू का बी कॉस 180 डिग्री, और जो कि होता है -1, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू का बी इंटू का कॉस -1। अब देखो ये एक फॉर्मूला, देखो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ए माइनस बी। और ये जो होता है ना, वो आर मिनिमम होता है। मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर की मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो अब देखो, मतलब कि अब एक बात, अब 90 डिग्री हम लोग शुरू करने से पहले एक बात बताते हैं कि कोई भी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं ना, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए प्लस बी, दोनों के रिजल्टेंट के सम होगी। और जो मिनिमम होगी वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का। ये किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का रेंज होता है। इसकी वैल्यू इससे ना ज़्यादा होगी ना इससे कम होगी। ठीक है, या तो इसी के इक्वल होंगी या तो इसके इक्वल होंगी, या इन दोनों के बीच में वेरी कर रही होगी। मतलब कि कोई अगर वेक्टर आपको दिया हुआ है और जिसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के बाहर लाई कर रहा है, मतलब कि वो फॉलो क्या नहीं कर रहा है, वो ट्राइंगल्स लॉ ट्रायंगुलम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये मतलब वेक्टर का क्वांटिटीज अगर हैं तो उनके एडिशन पे वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू तो इतनी आनी चाहिए या तो इससे कम आनी, मैक्सिमम वैल्यू तो इतनी आएगी, मिनिमम वैल्यू इतनी आएगी, और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इन इतने मतलब डोमेन में वेरी करेगा। ठीक है, तो उसका ये रेंज होगा जिसमें वो वेरी करेगा। अब अगर थीटा का 90 डिग्री है, तब सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेना भाई, कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू का बी इंटू का कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर की, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, कि अगर n कोप्लेनर वेक्टर है, इफ n कोप्लेनर, अच्छा ये देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि इफ n कोप्लेनर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अरेंज्ड ऑफ इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन फ्रॉम देयर रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब को समझे। जैसे कि मान लो कोई n कोप्लेनर वेक्टर्स है, मान लो 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, और तीनों के जैसे कि 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ए बी सी। अब वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी ये है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, जो कि मान लो एन है। ठीक है, एन मत यूज करो, ओ मान लो, ऑफ इक्वल एंगल ऑफ सेपरेट। अब दोनों के सबके बीच का भी एंगल सेम है,
अब ये तीनों एंगल सेम, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना वो जीरो आएगा। इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा। अच्छा पूछ ले अब ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल है, जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी जानते हो, 360 डिग्री डिवाइड बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर, मतलब तीन की जगह अगर चार वेक्टर हैं तो चारों वेक्टर को किस एंगल पे रखें कि उनका रिजल्टेंट जीरो आए, तो इस एंगल पे रखो, चार वेक्टर को इस एंगल पे रखो, थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। 360 डिवाइड बाई 4 मतलब कि 90 डिग्री पे। अब देखो चार वेक्टर को अगर तुम 90 डिग्री पे रख रहे हो, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, एक वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन इसमें एक केस क्या है कि जो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड, ये देख रहे हो ना, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट थी कि किस एंगल पे इक्वल, मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है उसको किस एंगल पर रखे कि रिजल्टेंट हमें जीरो मिले, तो वो 360 डिवाइड बाई एन, मतलब कि नंबर्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन ये सिंपल सा है कि देखो अब मान लो एक वेक्टर ए है, या फिर इसको सिंपल सा समझे हम लोग, मान लो कोई बॉक्स है, अब इसको किसी फोर्स 5 कोई फोर्स से खींच रहा है, अब इसको एक लोग ऊपर की फोर्स से खींच रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। मान लो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है और इसको अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पर्सन है, और यहाँ पे मान लो एक हेलीकॉप्टर है। अरे भाई, अच्छा बना है वैसे। ये कोई हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अब ये हेलीकॉप्टर से इसको ऊपर खींच रहा है और एक पर्सन इसको आगे खींच रहा है, तो अब ये बॉक्स किधर जाएगा, बॉक्स मतलब मतलब लगभग लगभग ऊपर ही जाएगा। या फिर मान लो यहाँ पे एक टैंकर है, या फिर मतलब कुछ मतलब ट्रक है मान लो, तो अब बॉक्स कैसे जाएगा, अब बॉक्स मतलब कि कैसे जाएगा, अब बॉक्स का जो मूवमेंट होगा वो इस लगभग लगभग इस टाइप का होगा, क्यों, क्योंकि हेलीकॉप्टर का तो फोर्स ज़्यादा है, मान लो बॉक्स फाइनली फ्लाई करने लगा। तो अब मतलब कि कहने का मतलब यह है, अब देखो अब एक और नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है तो एंगल अल्फा और बीटा इसका मतलब समझाते हैं। देखो अगर कोई एक वेक्टर हमें दिया हुआ है ए, और कोई दूसरा वेक्टर हमें है यहाँ पे बी, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो ज़्यादा है बी से, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना उसमें बीटा वाला एंगल ज़्यादा होगा, मतलब कि ये वाला एंगल ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा इस तरफ होगा, किसके, वेक्टर ए के। मतलब कि वेक्टर, अब जाहिर सी बात है मान लो किसी बॉक्स को तुम अगर इस डायरेक्शन में ज़्यादा तेज खींच रहे हो एज कम्पेयर टू, अगर अपर वाला है ये भी कोई फोर्स से खींच रहा है, ये भी किसी फोर्स से खींच रहा है, अगर दोनों फोर्स सेम है तो बॉक्स एकदम स्लाइटली इस तरीके से मूव करेगा। लेकिन अगर ये फोर्स ज़्यादा कर दें तो बॉक्स इस तरफ ज़्यादा मूव करने लगेगा। तो ऐसे यहाँ पे भी हुआ है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर हम लोग ज़्यादा किए हैं तो बॉक्स जाहिर सी बात है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस डायरेक्शन में ही ज़्यादा तरफ मूव करेगा, इस तरीके से, इसलिए ये देखो और बेंट होते जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड और बढ़ाएंगे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इधर आ जाएगा, और बढ़ा देंगे इसका, अब अगर इतना बढ़ा दें कि वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड इसके सामने जीरो होगा तो बॉक्स ए तो इधर ही मूव करने लगेगा ना, यही बता रहे हैं, ठीक है। कि अगर ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बी ये वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसकी तरफ बेंड कर देगा, ए वेक्टर की तरफ, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब एक लॉजिक था, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी
तो एंगल जो बीटा होगा ये बड़ा होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो एंगल ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे भी याद कर, वरना मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है हमारा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। HW ये ले लो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, लेक्चर नंबर 1 में भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा, और मैंने बताया नहीं इस लेक्चर में। तो मतलब कि इन सारे क्वेश्चन को मैं एक साथ ही डिस्कस कर लूँगा किसी भी मतलब वीडियो में, इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँ। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो, ट्राइंगल्स लॉ पैरेललोग्राम में तो हम लोग सिर्फ 2 ही वेक्टर को ऐड कर सकते थे, तो इस मेथड को यूज करेंगे कब, जब हम लोग के पास वेक्टर जो गिवन है वो नंबर 2 से ज़्यादा की वेक्टर से। तो देखो, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम लोग कब यूज करते हैं, अगर हमारे पास जो वेक्टर्स जो गिवन है वो मोर देन 2 है। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर गिवन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक बार पढ़ लेता हूँ पहले। पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट दैट इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर, if the number of vector can be represented in magnitude and direction by the side of polygons taken in the same order, their resultant is represented in magnitude and direction by closing the side of the polygons in the opposite order। मतलब देखो, सिंपल से बता देता हूँ। जब मान लो बहुत सारे वेक्टर्स हैं, हाँ, ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो सिंपल सा इन सबको एक पॉलीगॉन के साइड जैसा बना दो, सबको पहले रिसेट करो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। अब मतलब अब फिर मतलब जो भी फिगर बन गया बना लिए हम लोग यहाँ पे देखो। अब इसको क्या करो, इस फिगर को क्लोज कर दो एक अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब इनिशियली स्टार्ट करो ए वेक्टर ए से, और फाइनली कर दो उस जो कि फाइनल वेक्टर आया, और जो वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता दिया है, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स मैंने इन कर दिया है। अब इन तीनों के बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग इसके जस्ट बाद एक लेक्चर में तुरंत लाऊंगा, जिसमें मैंने क्वेश्चन इन सब के बेसिस पे करवाए होंगे। और जो फर्स्ट लेक्चर में भी अगर कुछ क्वेश्चन बच गया था करवाना, वो भी मैं अब इसके बाद वाले लेक्चर में ला रहा हूँ। ठीक है, तो पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने समझ गए होंगे, और ट्राइंगल्स लॉ, साथ ही साथ पैरेललोग्राम्स लॉ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, और लेक्चर नंबर 1 में जो एंगल बिटवीन द वेक्टर के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन बोला था आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ये दोनों लेक्चर के कंबाइंड क्वेश्चन में लेक्चर नंबर 3 में लाऊंगा, जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको प्रैक्टिस करना रहेगा इन दोनों लेक्चर के बेसिस पे। ठीक है, तो अब भाई हम लोग का 2 लेक्चर खत्म हो चुका है, जिसमें हम लोग ने एडिशन और इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं। अब बस हम लोग देखो, अब एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैंने सब्ट्रैक्शन का मैं आपको पढ़ा दूंगा, सब्ट्रैक्शन, जो कि सब्ट्रैक्शन, कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर्स, ये सारे मतलब टॉपिक जो भी है माइनर माइनर एक लेक्चर में, और एक लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पे बेसिकली 2 लेक्चर बनाऊंगा। तो बेसिकली अपकमिंग 4 लेक्चर्स में आपका वेक्टर्स का खत्म हो जाएगा, और ये ऑलरेडी दूसरा लेक्चर था, मतलब 6 लेक्चर में वेक्टर चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और ये मेरा स्टार्टिंग फेज है, इसलिए थोड़ा वेक्टर सेकेंड वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है। अब जो वीडियोस अपलोड होंगे वो कंटिन्यूसली अपलोड होंगे। ठीक है, तो